गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट और इसमें ये तीसरा वीडियो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। पिछले दो वीडियोस में हमने जो चर्चा की उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के संगठन की बात की, कॉलेजियम व्यवस्था की बात की, न्यायाधीशों की लिए आवश्यक योग्यताओं की बात की, कार्यकाल की बात की, उनके न्यायाधीशों की पदच्युति किस प्रकार होती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसकी बात की, और फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की हमने। यहाँ से अब आगे हम बढ़ेंगे आज, और आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की, उसकी शक्तियों की बात करेंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है। संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके एक सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने इसी बात को कहा था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। भारतीय संविधान के तहत उसको बहुआयामी भूमिका दी गई है। वो संघीय न्यायालय है एक और, तो दूसरी ओर अपील का अंतिम न्यायालय है। संघीय न्यायालय तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वो अपील का अंतिम न्यायालय नहीं है। अपीलीय क्षेत्राधिकार उसको नहीं है। इसी तरह से संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार भी है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का सलाहकार भी है। ये भूमिका भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली हुई है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ये भूमिका भी नहीं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास। और इसी तरह से अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति भी उसके पास नहीं है। तो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया के अन्य न्यायपालिकाओं से अधिक शक्तिशाली है। कौन कौन सी शक्तियां उसको मिली हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला, मौलिक एवं प्राथमिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, रिट क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा, सलाहकारी। पांचवा, अभिलेख न्यायालय के रूप में। छठा, न्यायिक पुनरावलोकन। सातवां, संवैधानिक व्याख्याकार। अन्य शक्तियां कुछ और भी होंगी, उनकी भी बात हम करेंगे फिर। सबसे पहले हम मौलिक एवं प्राथमिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को निम्न प्रकार के वादों में मौलिक एवं प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी इस प्रकार के मुकदमे कहीं और नहीं सुने जा सकते। मौलिक और प्राथमिक का मतलब ये है, प्राथमिक का मतलब तो ये है कि वो और कहीं सुने ही नहीं जा सकते। पहला, संघ तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद। एक तरफ तो संघ की सरकार हो यानी केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों की सरकारें हों। ऐसा कोई मामला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं सुन सकता उसको। दूसरा, संघ एवं एक या अधिक राज्य एक तरफ हो और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हो। तीसरा, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ये तीन प्रकार के जो विवाद हैं ये केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। यानी पार्टी कौन है इस पर डिपेंड करेगा। आप पार्टी मतलब इन प्राथमिक क्षेत्राधिकार के दो अपवाद है। पहला, विवाद किसी तथ्य या कानून से संबंधित होना चाहिए, राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वाद किसी निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न किया जाए। मामला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें कोई पदाधिकारी प्रस्तुत करेगा
वो चाहे राज्य की ओर से होगा या चाहे संघ की ओर से होगा, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इंडिविजुअल केस नहीं जाएंगे, मतलब आपका और मेरा मुकदमा जो है वो प्राथमिक उसमें नहीं आएगा। ऊपर जो दो अपवाद बताएं उनके अलावा भी कुछ अपवाद हैं जो है इस क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, जैसे संविधान लागू होने से पूर्व की संधियों, समझौतों आदि से संबंधित विवाद, वो इसमें नहीं आएंगे। दूसरी बात, वे संधियां और समझौते जिनमें स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान हो, कुछ संधियों समझौतों में ऐसा प्रावधान होता है कि इससे संबंधित विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो वो नहीं जाएंगे। फिर नदी जल विवाद जो है वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बना रखी है सरकार ने। और वित्त आयोग को सौंपे गए मामलों से संबंधित विवाद भी इसमें नहीं जाएंगे। तो ये है प्राथमिक, यानी कुल मिलाकर के ये है कि दो या अधिक राज्यों और संघ सरकार के बीच के कोई विवाद हो, संघ की इकाइयों के बीच के कोई विवाद हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट को उनमें प्राथमिक अधिकार है सुनवाई का। बस मामला इतना ही है कि उसमें जो है विवाद किसी कानूनी या तथ्य से संबंधित होना चाहिए, कोई राजनीतिक मामला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब आते हैं रिट क्षेत्राधिकार। आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उनमें एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। इस संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट निम्न प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अगर कोई मुकदमा जाता है सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय निम्न प्रकार के आदेश जारी करता है। एक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या होते हैं हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम जान लीजिए। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक किंतु समवर्ती क्षेत्राधिकार है। मौलिक अधिकारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो ये क्षेत्राधिकार है, मौलिक मतलब प्राथमिक भी है और समवर्ती दोनों है। यानी हाई कोर्ट भी सुन सकता है इस प्रकार के मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। व्यक्ति पर डिपेंड करता है वो कहाँ जाना चाहता है। अभी इसको लेकर के फिलहाल एक विवाद उत्पन्न हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा था, ऐसे बोबड़े ने, कि हम चाहते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिकाएं आती हैं उनको हम चाहते हैं कि वो सीधे हमारे पास ना आए, ऐसा उन्होंने कहा था, जो कि संविधान के निश्चित रूप से खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है, इस अनुच्छेद 32 की भावना के खिलाफ है। देखिए आगे क्या होता है, और उस पर काफ़ी विवाद भी उस समय हुआ था। फिर हम आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय। अच्छा, ये जो रिट जारी करने की शक्ति है 5 तरह की, ये 5 प्रकार की रिट सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालयों की शक्तियां ज़्यादा हैं। उच्च न्यायालय ये रिटें जो है मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के मामले में ही इस प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील माने एक निर्णय के खिलाफ सुनवाई के लिए जाना, वो अपील करना होता है। जैसे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, आपको लगता है गलत निर्णय है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ, उसको कहते हैं अपील। और ये सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है, मैंने आपसे कहा था कि अंतिम अपीलीय अदालत है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें जो है व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं अपील के क्षेत्र में। इसमें कुछ प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, आप उनको इग्नोर करिएगा, मैं बताऊंगा जहां पर हैं। सर्वोच्च न्यायालय को निम्न प्रकार के दीवानी वादों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? पहला, संवैधानिक महत्व के वाद। अगर मामला कोई संवैधानिक महत्व का है तो उसमें अपील हो सकती है, यदि उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करे।
कि मुकदमे में संवैधानिक महत्व का प्रश्न सम्मिलित है। तो हाई कोर्ट किसी मामले में निर्णय दे करके एक सर्टिफिकेट देता है कई बार, और वो कहता है कि ये मामला संवैधानिक महत्व का है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट दे देता है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। दूसरा, दीवानी मामले में अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में सार्वजनिक महत्व का विधि का कोई प्रश्न निहित है या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना उचित होगा, ऐसा अगर प्रमाणित करता है उच्च न्यायालय तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है। ये दूसरा मामला था। आपराधिक मामलों में, आपराधिक मतलब जहां किसी की हत्या का मामला हो या इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनकी बात हम करते हैं। आपराधिक मामलों में भी अपील हो सकती है, और उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां होगी। पहला तो यह है कि यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को दोषी मानते हुए मृत्युदंड दिया हो। अगर मान लीजिए किसी मामले में जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित करके छोड़ दिया, अगर उस मामले में हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को दोषी माना, उसको मृत्युदंड दिया, तो उस निर्णय में के खिलाफ अपील हो सकती है, अधिकार के रूप में अपील हो सकती है। दूसरा, यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा सुनवाई के लिए मंगवाकर मृत्युदंड दिया हो, सुनवाई चलते हुए बीच में अपने पास मंगवा लिया और उस पर मृत्युदंड पारित किया। तीसरा, उच्च न्यायालय की राय में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना उचित होगा। अगर ऐसा प्रमाणित करे उच्च न्यायालय तो भी अपील हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के तहत। अब तक हमने तीन तरह की बात की। संवैधानिक महत्व का मामला हो सकता है कोई, दूसरा दीवानी मामले हो सकते हैं, तीसरे फौजदारी या आपराधिक मामले। फौजदारी भी कहते हैं आपराधिक को, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो फौजदारी बताया ही नहीं। फौजदारी और आपराधिक का मतलब एक ही है। और चौथे प्रकार के मामले जिनमें अपील हो सकती है वो है विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के तहत। किसी भी निर्णय के विरुद्ध, चाहे अंतरिम हो चाहे अंतिम हो, सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। स्पेशल लीव पिटिशन कहते हैं, SLP कहते हैं उसको। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है कि इस मामले को सुनना है या नहीं है। आपको वहां तक जाने का अधिकार है, लेकिन सुनवाई की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट तय करता है। इस मामले में निम्न बातें ध्यान देने की बात है। ये पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की स्वविवेकीय शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये मुकदमा सुनने लायक है या नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, किसी अंतिम या अंतरिम निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। इसमें अंतिम निर्णय के विरुद्ध भी हो सकती है, अंतरिम निर्णय के विरुद्ध भी हो सकती है। तीसरी बात, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक या कराधान आदि किसी भी मामले में अपील हो सकती है। चौथी बात, सैन्य न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। केवल सैनिक न्यायालय जिसमें कोर्ट मार्शल वगैरह किया जाता है उसमें अपील नहीं हो सकती। पांचवी बात, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आपवादिक परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अधिकार ऐसा है जो विशिष्ट परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मामलों में इसकी सुनवाई करता है। नेक्स्ट है सर, आगे बढ़ते हैं हम। ये बिल्कुल सलाहकारी भूमिका, ये एक विशेष शक्ति है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास। अनुच्छेद 143 के तहत दो प्रकार के मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। पहला,
सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य संबंधी कोई प्रश्न पर, सार्वजनिक महत्व का हो और कानून और तथ्य से संबंधित कोई प्रश्न हो तो सलाह मांगी जा सकती है। दूसरा, संविधान लागू होने से पूर्व की किसी संधि या समझौते से संबंधित कोई मामला हो तो उसकी सलाह मांगी जा सकती है। जैसे आपको बताया मैंने दूसरे वाले में सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा सीधे नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वो सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य संबंधी किसी प्रश्न पर या संविधान लागू होने से पहले की संधि से उत्पन्न किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। प्रथम प्रकार के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु दूसरे प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है सलाह देने के लिए बाध्य है। और दूसरी बात यह है कि दोनों प्रकार के प्रश्नों में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई राय दी है तो सरकार उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने। नेक्स्ट है साहब अभिलेख न्यायालय। अभिलेख कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको हम कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, नज़ीर के रूप में उनका आगे प्रयोग होता है। इस भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय को दो शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? एक तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अभिलेख के रूप में अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो वो इस देश का कानून बन जाता है, फिर बाकी न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य हैं। और दूसरी बात यह है कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, और इसमें अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। क्लियर है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है साहब न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता पर विचार करने तथा संविधान के विरुद्ध होने पर निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है या राज्य की विधायिका ने कोई कानून बनाया है या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है तो कोर्ट उस आदेश या उस कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और अगर वो संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो उसको निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है बात। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जैसे अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, 46, इस प्रकार के प्रावधान हैं जो इस शक्ति को देते हैं। और न्यायपालिका की पुनरावलोकन की शक्ति के दायरे में संविधान संशोधन भी आते हैं। केवल सरकार के कानून ही नहीं आते, संसद के संविधान संशोधन को भी रद्द कर सकता है। जैसे अभी आपको ध्यान है रिसेंटली 2015 में 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। इसके अलावा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के आधार पर भी शक्ति का प्रयोग संभव है। फिर एक और शक्ति है संविधान का व्याख्याकार। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है, यानी उसकी रक्षा करना उसका काम है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। संविधान में लिखी हुई किसी बात का क्या अर्थ है, ये अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। संविधान में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या करने का अधिकार उसको है। तो ये स्पष्ट है बात, मेरे ख्याल से कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अंतिम जो 8वीं शक्ति है, अन्य शक्तियाँ, उसमें क्या क्या आती हैं? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी वादों का निपटारा। अनुच्छेद 71 में जो है प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के कहने पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के आचरण की जांच कर सकता है वो। तीसरी बात, अपने निर्णय की समीक्षा का अधिकार है उसको, रिव्यू, अपने खुद के निर्णय को बदल सकता है वो।
और बहुत बार ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों को बदला है। उच्च न्यायालयों में जारी वादों को का स्थानांतरण कर सकता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को भेज सकता है वो। देश के सभी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, कोई मना नहीं कर सकता। अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायिक अधीक्षण भी करता है, यानी उनका सुपरविजन करता है। और इसके अलावा संघ सूची के विषयों पर संसद उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि भी कर सकती है। ये सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।